जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम जिंजुआ। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जनाब आपसे डिस्कस करने वाला हूं फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर, उसके इम्पॉर्टेंट गेस और उसकी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स के पेपर को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये मसला है कि पेपर इंग्लिश का जो पेपर है वो काफ़ी लेंथी होता है और उसको किस तरह अटेम्प्ट करें, एमसीक्यूज़ कहाँ से करें, लेटर कौन सा तैयार करें, सीवी कौन सी तैयार करें, ठीक है। उसके बाद जनाब आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, पोइट्री कहाँ से तैयार करें, ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि आपने अपना इंग्लिश का जो फर्स्ट ईयर का पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। और आपको कुछ जो है वो गेस भी दूंगा, ठीक है, ताकि आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का जो पेपर है ये मार्क्स ओरिएंटेड पेपर होता है और अगर आप इसमें अच्छी अटैम्प्ट देंगे तो आपके मार्क्स 90 तक आ सकते हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हैंड राइटिंग। अपनी हैंड राइटिंग आप अच्छी करें। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना एग्ज़ामिनर आपसे इम्प्रेस होगा। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे उतना एग्ज़ामिनर आपसे इम्प्रेस होगा। तो गंदी राइटिंग ना करें, कटिंग ना करें, उसको बार बार काटें मत और अच्छी अटैम्प्ट दें, ठीक है जी। तो लेट्स कम टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, जो कि आपका सेक्शन ए है, जो कि आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यूज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो एमसीक्यूज़ हैं जी, याद रखिएगा, एक एमसीक्यूज़ तो आपको लिटरेरी टर्म से वो ज़रूर पूछेगा, ठीक है। मसलन कोई भी वो पोइट्री के हवाले से कोई मेटाफर का पूछ सकता है, सिमली का पूछ सकता है, प्ले के हवाले से वो कोई फिक्शंस का पूछ सकता है, यानी लिटरेरी टर्म्स को वो डेफिनेटली डिस्कस करेगा। एक क्वेश्चन आपका जो है वो वोकैबुलरी से ज़रूर आएगा, ठीक है जी। और सिनोनिम्स भी पूछ सकता है, एंटोनिम्स भी पूछ सकता है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर ये होता है कि वो पूछ सिनोनिम रहा होता है और हम लिख एंटोनिम्स देते हैं। समटाइम वो एंटोनिम्स पूछ रहा होता है और हम सिनोनिम्स उसका लिख देते हैं। यहाँ पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपस में अमेलगमेट कर देते हैं और उसको जंबल अप कर देते हैं। इससे आपने बचना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन वो अपॉस्ट्रोफी का ज़रूर आपसे पूछेगा कि राइट यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रोफी, ठीक है जी, कि अपॉस्ट्रोफी एस का जो राइट यूज़ है वो पूछ सकता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो है वो स्पेलिंग से रिलेटेड ज़रूर आएगा। स्पेलिंग्स वो किसी के पूछ सकता है, राइट स्पेलिंग। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के हवाले से फ्रेजेस एंड क्लॉजेस से एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है जी। फ्रेजेस का पूछ सकता है, क्लॉजेस का पूछ सकता है, और फ्रेजेस और क्लॉजेस के हवाले से मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी और वो आप देखिएगा। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को कंप्लीट डिस्कस किया है मैंने, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एमसीक्यूज़ में वो डेफिनेटली पूछेगा। उसके अलावा आप जो लेसन्स हैं उन लेसन्स को भी रीड मस्ट करें, क्योंकि लेसन्स के अंदर से वो कोई कैरेक्टर्स का पूछ सकता है या कोई आपको एमसीक्यूज़ वो लेसन से रिलेटेड राइटर का नाम भी समटाइम वो पूछ सकता है, ठीक है जी। ये आपके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका पार्ट बी है, ठीक है जी, वो हम टेकअप करते हैं। और पार्ट बी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 28 मार्क्स का है वो है कॉम्प्रीहेंशन का। अब कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको समरी राइटिंग भी करनी है और उसके बाद उसका टाइटल भी देना है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, समरी का मतलब होता है खलासा। खलासा का मतलब है, ये अरबी के लफ्ज़ खलस से निकला है, जिसका मतलब होता है कि जो है वो मलाई को निकालना, ठीक है जी। लस्सी के अंदर से मलाई को निकालना। अब लस्सी के अंदर से मलाई निकालने का मतलब ये होता है कि हमने उस पैराग्राफ का जिस्ट निकालना है, उसका मेन आइडिया, उसका थीम निकालना है, ठीक है जी। जब हम जो है लस्सी के को गिरते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से मक्खन निकलता है। हम अंदर से कोई ऊपर से कोई चीज़ नहीं डालते, उसके अंदर से निकालते हैं। तो डेफिनेटली समरी का मतलब होता है खलासा उर्दू में। तो खलासा जो है वो आपने लिखना है, और उसको लिखना कैसे है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपने जब पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ के, ठीक है, उसके बाद जब आपने समरी लिखनी शुरू करनी है तो फिर आपने समरी को नहीं देखना, यानी आपने क्वेश्चन पेपर को नहीं देखना, ठीक है जी, समरी को लिखना है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं तो हम छापा मार देते हैं। छापे से बचना है, क्योंकि मैंने देखा है कि 90% स्टूडेंट्स
जो है वो छापा लगाते हैं, सेम वर्ड्स को लिख देते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं जी हमने बड़ी अच्छी समरी लिखी है, बहुत अच्छा पेपर हमने अटैम्प्ट किया है, तो मार्क्स नहीं आते। देखिए मार्क्स उस वक्त आएंगे जब हम समरी को अच्छे तरीके से एलेबोरेट करेंगे, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से हमने उसको कंसाइज करके लिखेंगे। और याद रखिएगा कि अगर आपकी समरी जो है वो अगर 20 से 25 सेंटेंसेस की है, ठीक है, तो आप 2 या 3 सेंटेंसेस को आप जम्बल अप करके एक सेंटेंस बनाएं। यानी अगर 30 सेंटेंसेस की समरी है तो आप उसमें मैक्सिमम 15 सेंटेंसेस या 16 सेंटेंसेस लिखें, ठीक है, ताकि आप जो है उसको कंसाइज करके लिखें। और समरी में याद रखिएगा आपने रेपिटिशन से बचना है, ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करें और रेपिटिशन से बचें, और इस तरह आप एक अच्छी समरी लिख सकते हैं। टाइटल जो है अक्सर अगर तो वो आपके अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो अगर किसी स्टोरी से आपकी बुक से आया है, और मुझे उम्मीद है कि वो बुक से इस दफ़ा लाजमी देगा, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक भी बताऊंगा, जो आप इंपॉर्टेंट लेसन जो आप डिस्कस कर सकते हैं। और उनमें याद रखिएगा कि टॉपिक जो है वो लेसन का नाम नहीं होता, ठीक है जी। टॉपिक में लेसन का नाम नहीं आपने लिखना, टॉपिक के अंदर आपने उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है, उसको अपनी एक सेल्फ क्रिएशन से उसका टाइटल बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी बड़े एहतियात से करना है आपने। उसमें कुछ क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कुछ नॉलेज बेस्ड होते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है जी। नॉलेज बेस्ड होते हैं वो तो डेफिनेटली उस लेसन के अंदर से वो आपसे पूछेगा। कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं जिसमें आपने ख़ुद उसको गार्निश करना है, कुछ उसको एम्बेलिश करके ख़ुद उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए याद रखिएगा आप अच्छे तरीके से जो है वो क्वेश्चंस करें। और 4 नंबर का मतलब होता है कि आपने 4 लाइंस का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 4 to 5, यानी कि पूरे सफ़े का आप एक आंसर लिख रहे हैं, वो 4 मार्क्स का है। और 4 मार्क्स का मतलब है 4 लाइंस, मैक्सिमम 5, ठीक है जी। और उसमें भी आप रेपिटिशन से बचें, कॉपी पेस्ट से बचें, और जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो तो ज़रूर आप लिखें, बाकी उसको आप टेकअप कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये है आपका 28 मार्क्स का। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर आप इसको इन्हीं टेक्निक्स को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स वो अच्छे आप ले लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पोइट्री के स्टैंजाज आते हैं जी, ठीक है। और स्टैंजा मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा वो आपको बुक से ज़रूर पोएम देगा, ठीक है जी। आपकी KPK की बुक से भी स्टैंजा आ सकता है और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी आ सकता है। हमारा क्योंकि KPK का कोर्स है तो आप KPK से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन जो पोएम्स हैं वो टेकअप करें, ठीक है जी। अब पोएम्स में याद रखिएगा वो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछता है, और वो है राइमिंग स्कीम के हवाले से, ठीक है जी। अब राइमिंग स्कीम के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि राइम्स को किस तरह टेकअप करना है, ठीक है। उसके बाद कोई वो ट्रांजिशनल डिवाइस आपसे पूछ सकता है जो कि उन स्टैंजा में यूज़ हुई है, ठीक है। उस राइमिंग स्कीम को ज़रूर उसको देखिएगा, उसका ट्रांजिशनल डिवाइसेस को ज़रा रिवाइज़ कर लीजिएगा, जिसमें मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमली, ठीक है, और जो है बाकी जो ट्रांजिशनल पोइट्रिक डिवाइसेस हैं उनको। अच्छा जी, उसमें अब ये देखें जी 3 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के, और उसका मतलब होता है कि आपने 2 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं देना। अब इसमें भी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि पूरा जो है वो पैराग्राफ लिख देते हैं, और जब पैराग्राफ लिख देंगे तो वो फिर बात ठीक नहीं होती, ठीक है जी। तो इससे आपने बचना है, पैराग्राफ नहीं लिखना, 2 या 3 लाइंस का आपने उसको टेकअप करना है, ठीक है जी। तो उसके बाद जनाब आपका जो नॉवल का क्वेश्चन है, जो प्ले का क्वेश्चन है, सॉरी, प्ले जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि 3-4 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, वो ज़रूर आप देखिएगा। एक कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन होता है, किसी भी प्ले के अंदर या नॉवल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कैसे उठती है और वो कैसे रिजॉल्व होती है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन के बारे में वो पूछ सकता है। उसके बाद राउंड और फ्लैट कैरेक्टर्स के हवाले से वो पूछ सकता है। आपके जो फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर्स हैं उनमें जो प्ले के क्वेश्चन उसने टेकअप किए हैं वो ज़रूर देखिएगा,
ठीक है, कि किस तरह कोई भी प्ले जो है वो उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो आप टेकअप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम टेकअप करते हैं जी सेक्शन सी, जो कि 40 मार्क्स का है। ठीक है, अब उसमें जो है वो आपको लेटर राइटिंग आएगा, और लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर अक्सर आता है, और लेटर का पैटर्न जो है उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और कुछ लोग जो हैं वो अक्सर स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम डे वाले दिन टीचर से पूछ रहे होते हैं, सर लेटर का पैटर्न तो बता दें तो आपने लेटर को 2-3 दफ़ा लिखें ताकि आपको पैटर्न का पता चले और आप अच्छे तरीके से उसको टेकअप कर सकें। ठीक है जी। तो ये भी 8 नंबर का होता है। और लेटर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि लेटर के अंदर जो उसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, अगर आपने बॉडी को अच्छा किया और उसका जो इंटरनल मैटर है कि जो वो पूछ रहा है लेटर के अंदर, अगर वो आपने ठीक नहीं लिखा, आपने कहा जी कि मैंने उसका स्टार्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री, उसका जो सैल्यूटेशन है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो मैंने बड़ा अच्छा लिख दिया और बीच में मैंने जो है वो जस्ट बोंगियाँ मार दी हैं, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। क्योंकि ये असूल है कि जब तक आप इंटरनल मैटर को ग्रामेटिकली राइट नहीं लिखेंगे लेटर में, आप कभी भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं दे सकेंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऊपर जो लेटर की एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC जो है वो सारा पैटर्न लिखकर, और इंटरनल जो मटेरियल है, जो बॉडी है वो आपकी ठीक होनी चाहिए, उसमें गप्पे ना हो, वो रेलिवेंट हो टॉपिक के मुताबिक, तब आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात मुझे जो पसंद आई है वो फ्रेजल वर्ब की, वो इस दफ़ा उसने ब्लैंक्स में दिए हैं SLO बेस्ड। उसमें आप फ्रेजल वर्ब को बाज़ दफ़ा स्टूडेंट अपनी सेंस से भी कर सकता है, बाज़ दफ़ा तो फ्रेजल वर्ब के सेंटेंसेस आते थे ओल्ड पेपर में, लेकिन अभी उसने क्या किया है कि उसने वो ब्लैंक्स में 2 फ्रेजल वर्ब देता है और 1 आपने करना है। ठीक है जी। अब फ्रेजल वर्ब को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी एक अनसीन आते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो सेंटेंस के अंदर जब आते हैं तो वो आपके पास चॉइस होती है कि आप उसको सेंटेंस के मुताबिक जो उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट बनता है उसके मुताबिक आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लेट्स गो अहेड। उसके बाद जनाब आगे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की एक्सरसाइजेज आप जितनी हो सकती है वो करें, ठीक है, ओल्ड पेपर्स से। उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा कि टेंस का राइट यूज़ बड़ा मैटर करेगा। ठीक है जी। समटाइम प्रेजेंट टेंस को करना होता है और उसमें स्टूडेंट पास्ट लिख देते हैं, समटाइम फ्यूचर होता है उसमें स्टूडेंट प्रेजेंट लिख देते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट को टेकअप कर देते हैं। समटाइम पीछे पास्ट होता है, आगे प्रेजेंट आ जाता है। ठीक है, तो वो उसका जो लॉजिकल वे है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एनी 6 अगर वो कहता है कि वो करें, तो एनी 6 का मतलब है कि फर्स्ट 6। ये ना हो कि अगर आपने उसने 8 दे दिए हैं तो आपने सारे कर दिए हैं, तो वो अटैम्प्ट वही ठीक करेगा जो फर्स्ट रो में 6 आ रहे हैं। ये भी स्टूडेंट गलती करते हैं, इससे बचना है। अच्छा जी। उसके बाद पंक्चुएशन की लाइन एक आती है 4 मार्क्स की। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पंक्चुएशन की जो मेरी वीडियो भी है पंक्चुएशन के ऊपर, उसको भी देख लें। और दूसरा, पंक्चुएशन जो आपकी बुक के अंदर से वो कोई लाइन देगा, ठीक है, तो आप उन लाइंस को भी रीडिंग कर लें। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे पंक्चुएशन में फर्स्ट जो सेंटेंस आता है वो अक्सर स्मॉल होता है, जब जहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा होता है, कामा, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस को कैसे ऐड करना है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को कैसे टेकअप करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जनाब आपका जो है वो लेटर को मैं टेकअप कर चुका हूँ। ठीक है जी, लेटर में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपसे डिस्कस मैं कर चुका हूँ। उसके बाद जनाब आपका ट्रांसलेशन आती है। इस दफ़ा उन्होंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन उर्दू में आपने करनी है, यानी उर्दू इंग्लिश का पैराग्राफ होगा एंड यू हैव टू राइट इनटू उर्दू। अच्छा, अब इसमें ये है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप ठीक लिखते हैं तो आपके पूरे वो मार्क्स देगा, यानी 7 या 8 मार्क्स का है, तो अगर आपने सही ट्रांसलेशन की है तो आपको 8 मार्क्स पूरे देगा। ठीक है जी। उसके बाद इसकी चॉइस में आता है डायलॉग। अब ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश अच्छी है, सेंटेंसेस मेकिंग अच्छी है, उनको मैं डायलॉग सजेस्ट करता हूँ। ठीक है जी। और ऐसे स्टूडेंट जो कि डायलॉग नहीं लिख सकते, वो अगर ट्रांसलेशन ठीक कर सकते हैं, ग्रामेटिकली उर्दू उनकी ठीक है, उर्दू में वो इमला की गलती नहीं करते, तो फिर वो ट्रांसलेशन कर लें। ठीक है जी, चॉइस इज़ योर्स। लेकिन उसमें देखना ये है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी आती है। दोनों नहीं करनी, कुछ स्टूडेंट दोनों कर देते हैं और ख़्याल ये करते हैं जी कि एग्ज़ामिनर हमें
जो है वो जो अच्छा होगा उसके नंबर देगा, इस तरह नहीं होता। याद रखिएगा, एग्ज़ामिनर हमारा कज़न नहीं है और हमारे फूफू का बेटा नहीं है, वो वही चीज़ करेगा जो रो में फर्स्ट आ रही है। ठीक है जी, दैट्स इट। अच्छा, अब डायलॉग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। डायलॉग में एक तो सेटिंग बताएं कि इमेजिनेटिव सिचुएशन में टू फ्रेंड्स के दरमियान अगर डायलॉग है तो वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। डायलॉग मस्ट बी रिटन इन 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन। 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशंस में आपने लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स पूरा पेज भर देते हैं, ठीक है जी, 2-2 सफ़े लिख देते हैं और क्लेम करते हैं जी मैंने बहुत अच्छा डायलॉग लिखा है। ये नहायत ही जो है वो बुरी बात है। आपने डायलॉग में, वो कहता है कि 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है कि आपने 8 क्वेश्चंस किए और उनके 8 आंसर्स दे दिए। ठीक है जी। अब डायलॉग में याद रखिएगा कि जो सिचुएशन है उसको माइंड में रखना है। ठीक है, सिचुएशन को माइंड में रख कर आपने उसको टेकअप करना है। ठीक है, अगर सिचुएशन के बगैर आप गप्पे मार रहे हैं और टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे, कंसाइज उसको नहीं कर रहे, तो आप कभी भी अच्छे तरीके से उसको टेकअप नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो डायलॉग में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एक चीज़ जो है वो सीवी राइटिंग के हवाले से मैं बात करना शायद स्किप कर गया हूँ। तो सीवी और रेज़्यूमे दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनमें फ़र्क समझिएगा। सीवी का मतलब होता है आपकी डिटेल्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, डिटेल वर्क एक्सपीरियंस, आपका तमाम जो क्रेडेंशियल्स है वो इन डिटेल। और रेज़्यूमे जो होता है वो एक ख़ास पोस्ट के लिए होता है, यानी जो पोस्ट अनाउंस हुई है उसमें वो कहता है जी कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ठीक है जी, तो रेज़्यूमे शॉर्ट होता है और सीवी आपकी लेंथी होती है। ठीक है जी, तो जो भी वो पूछता है फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने सीवी में देनी है। सीवी और रेज़्यूमे के जो पैटर्न है, जो भी आपने किया है, ठीक है जी, पैटर्न में आपने टेकअप किया उसको आप देख लें। और रेज़्यूमे लिखना है तो टू दी पॉइंट, यानी कि आपकी वो जो जिस पोस्ट का पूछ रहा है उस पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। ये नहीं कि अगर वो अकाउंटेंट की जॉब का पूछ रहा है, आप जनाब एमए इंग्लिश का बता रहे हैं, वो जॉब का पूछ रहा है जनाब डाटा एनालिस्ट और आप एमए इस्लामियात एजुकेशन लिख रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन जो है वो सीवी या जो आपकी सीट है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अच्छी प्रेजेंटेशन दें, अच्छा लिखें, हेडिंग मार्कर के साथ जो है वो दें। ठीक है, जितनी अच्छी अटैम्प्ट उतने अच्छे नंबर। ठीक है जी, तो ये जनाब मैंने आपको डिटेल डिस्कस किया है इन चीज़ों को। और अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स जो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें गुड टिम्बर है, इसके आने के चांसेस हैं, ओज़िमेंडिस पोएम के आने के चांसेस हैं, रोड नॉट टेकन के आने के चांसेस हैं। ठीक है जी, ये तो ज़रूर आप देखिएगा, बाकी भी पढ़ें तो सब, लेकिन इनको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और एक कुछ लेसन्स मैं आपसे टेकअप करता हूँ जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ, इट्स कंट्री फॉर मी, चॉइस ऑफ करियर, उसके बाद स्कूल वर्सेस एजुकेशन, उसके बाद ड्रग अब्यूज़। अगर वो लेसन में से पैराग्राफ देगा तो ये आपके चांसेस हैं कि इन लेसन्स में से वो आ सकता है। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी अटैम्प्ट दें, दिल से लिखें और इस ऐद से अटैम्प्ट दें कि मैंने इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेने हैं और अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट।